दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि 2026 में जो मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक लेकर आ रहे हैं, जिसकी सहायता से आप एग्जाम में सारे सब्जेक्ट के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से सही सही बना सकते हैं। तो आज हम सोशल साइंस के पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव पैक को करेंगे। इसके लिए हम आपको पार्ट 1 पहले करवा चुके हैं और अन्य सारे सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव पैक पूरा हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाइए और हमारे सारे ऑब्जेक्टिव पैक को बिना स्किप किए देखिए, ताकि आप भी अपने एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल सही सही बना सकें। चलिए दोस्तों, तो सोशल साइंस के इस पार्ट 2 को शुरू करते हैं और हमारा पहला सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, यंग यूरोप संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसको मेजिनी के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसका अवलंबन किया था बिस्मार्क ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? दोस्तों तो वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में वूर्वो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जालवेरिन एक संस्था थी। दोस्तों जो जालवेरिन थी यह व्यापारियों की एक संस्था थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों रूस के राजा को वहाँ का जार कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं, तो जार कहा जाता है। वही अगर क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि रूस की रानी को क्या कहते हैं, तो उसको जेरीना कहते हैं, याद रखिएगा। राजा को जार एवं रानी को जेरीना। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। और कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। और दोस्तों कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का जनक भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? हम आपको बताए हैं कि दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया था और इसका पहला प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। आगे भी आप कभी किसी कंपटीशन का एग्जाम देने जाइएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है? दोस्तों यह रचना लियो टॉल्स्टॉय की है, याद रखिएगा। दोस्तों गांधी जी टॉल्स्टॉय के जीवन से बहुत प्रभावित थे और इनको अपना गुरु भी मानते थे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो यह फरवरी 1917 ईस्वी में रूस में हुई थी, याद रखिएगा इस बात को। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई? तो रूस में। और कब हुई? तो 1917 में। सॉरी दोस्तों, नवंबर 1917 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना की बात करें तो इसका गठन किया गया था ट्रोट्स्की के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर जो है यह कंबोडिया में है, याद रखिएगा। जो अंकोर वाट का मंदिर है यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और यह कंबोडिया में है और इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और कंबोडिया एक हिंद चीन देश है, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले भी प्रथम व्यापारी पुर्तगाली ही थे। जैसे भारत भी पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी यही थे, तो हिंद चीन पहुंचने वाले भी पुर्तगाली ही थे। अगला सवाल है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? दोस्तों नरोत्तम सिंहानुक जो है कंबोडिया के शासक थे और
कंबोडिया को फ्रांस से आज़ाद कराने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं फान बोई चाऊ। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी, अमेरिका में, याद रखिएगा इस बात को, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? दोस्तों लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। आपको हम लखनऊ समझौता के बारे में पूरा समझाते हैं। देखिए, कांग्रेस गरम दल और नरम दल में 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में बंट गई थी, जिसके बाद जब इसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1916 में, तो गांधी जी इसमें गरम दल और नरम दल को एक साथ मिला दिए, इसलिए इसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। इसका एक और कारण है कि मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस के साथ गांधी जी मिला दिए थे। दोस्तों इसी लखनऊ अधिवेशन में बिहार के चंपारण के किसानों का जो समस्या था, उसको लेकर यहाँ से किसान राजकुमार शुक्ल लखनऊ गए थे और गांधी जी से रिक्वेस्ट किए थे कि बिहार के चंपारण में किसानों को जो समस्या हो रही है, आप वहाँ चलिए और उसका समाधान करवाइए। तो ये लखनऊ समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? देखिए दोस्तों, इसको पारित किया गया था सितंबर 1920 में, जब कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उस समय, याद रखिएगा इस बात को। और इसी समय से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। और आपको पता होगा कि जब चौरा चौरी कांड हुआ, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे, उसके बाद असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को गांधी जी वापस ले लिए थे, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ? दोस्तों रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। अंग्रेजों के विरुद्ध जनजाति लोगों ने विद्रोह किया था आंध्र प्रदेश में, क्योंकि अंग्रेज जनजातियों के अधिकारों का हनन कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, जिसके बाद वे लोग 1916 में विद्रोह किए थे, जिसका नाम था रंपा विद्रोह। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? देखिए दोस्तों, कांग्रेस का जो 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस बात को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ देता है। इसी दिन निर्णय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे और अपने तिरंगे झंडे को फहराएंगे, और इसी दिन इसको घोषित किया गया। और सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया। तो याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया? याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था, और बारदोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ? दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ, क्योंकि तुर्की के खलीफा को उसके पद से अंग्रेजों ने हटा दिया था, जिसके बाद भारत में मुसलमान समुदाय ने अंग्रेजों का विरोध किया कि उनके खलीफा को फिर से पद पर बैठाया जाए। और उसी समय भारत में असहयोग आंदोलन भी हो रहा था, तो हिंदू मुस्लिम मिलकर असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? दोस्तों इसका आविष्कार हुआ था 1770 ईस्वी में। इसके आविष्कारक थे हम्फ्री डेवी। स्पिनिंग जेनी एक ऐसा यंत्र था या मशीन था जिसकी सहायता से बहुत सारे सूत को एक साथ काटा जा सकता था। इसके आविष्कार के बाद कपड़ा उद्योग में समझिए कि नई क्रांति आ गई, और बहुत जल्दी बहुत सारे कपड़े का निर्माण होने लगा। तो औद्योगिक क्रांति में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिली। तो सही जवाब हो जाएगा 1770। अगला सवाल है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया?
इसका आविष्कार किया गया था हम्फ्री डेवी के द्वारा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। अगला सवाल है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, और कब? तो 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? दोस्तों इसको कलकत्ता में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कलकत्ता की बात करें तो यहाँ इसलिए स्थापित की क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यह दिया गया था 1918 ईस्वी में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? दोस्तों शोषण तो लगभग सभी वर्गों का हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण श्रमिक वर्ग का हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? दोस्तों तो उसने प्रभावित किया था शहरीकरण को। औद्योगिकरण के कारण सबसे ज़्यादा शहरीकरण ही प्रभावित हुआ। अगला सवाल है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? दोस्तों इसको विकसित किया था एबेनेजर हावर्ड ने, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो दोस्तों लंदन में आप याद रखिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि 1870 ईस्वी में ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी गई थी। देखिए वो लोग कितने आगे चल रहे थे। और हमारे यहाँ कब लागू हुई? तो 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। कब? 2002 ईस्वी में। और लंदन में कब हुआ था? 1870 में। देख लीजिए क्या अंतर है। अगला सवाल है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो दोस्तों ये पश्चिमी क्षेत्र से थे, याद रखिएगा, जिसमें छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और अभी के रोहतास, कैमूर के जैसे जिले आते हैं। अब आपको समझाते हैं कि गिरमिटिया मजदूर क्या होता है। दोस्तों एक एग्रीमेंट के द्वारा यहाँ के मजदूरों को अंग्रेज अपने अनुसार जहाँ ले जाना होता था, मॉरिशस जैसे देशों में ले जाकर मजदूरी करवाते थे, और उनसे एक निश्चित समय जैसे कि 5 वर्ष का एग्रीमेंट बनाते थे कि तुमको इतना दिन के लिए वहाँ पर जाना है, और ज़बरदस्ती मजदूरी लोग से कराते थे। तो जो ये गिरमिटिया शब्द है ना, एग्रीमेंट का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो क्वेश्चन है कि वो बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो याद रखिएगा, रेशम मार्ग से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो दोस्तों दुनिया की पहली विश्व बाजार की बात करें तो वह था अलेक्जेंड्रिया। अब इसका नाम अलेक्जेंड्रिया क्यों है? क्योंकि इसको बनाया ही था अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने। और ये शहर है कहाँ? तो ये इंग्लैंड में है, याद रखिएगा। अब विश्व बाजार का मतलब क्या है? दोस्तों विश्व बाजार का मतलब होता है कि ऐसा बाजार जहाँ पर दुनिया भर से लोग सामान बेचने आते हैं और दुनिया भर से लोग सामान खरीदने भी आते हैं। तो पहला विश्व बाजार था अलेक्जेंड्रिया। अगला सवाल है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो दोस्तों वह थी औद्योगिक क्रांति, जिसके बाद उद्योगों का जो भरमार होता है ना, वो चारों तरफ स्थापित होने लगा और लोग इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने लगे। अगला सवाल है हमारा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? दोस्तों जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है यह 1944 ईस्वी में हुआ था। आपको बता दें कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया में और दुनिया के सारे लोगों को आर्थिक क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। और इसी समय पर IMF यानी कि विश्व मुद्रा कोष, जिसको कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई। और उसके बाद दुनिया को आर्थिक क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए जैसे IMF वगैरह की स्थापना करके वो क्या करेगा, दुनिया के बहुत सारे देशों को बहुत सारा लोन देगा ताकि दुनिया जो है आर्थिक क्षेत्र में आगे जाए। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो दुनिया में बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई थी, तो उसी की पूर्ति करने के लिए दुनिया को आगे ले जाने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा IMF की स्थापना की गई थी। और इसी समय विश्व बैंक का भी स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है,
विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ? तो दोस्तों वह आरंभ हुआ 18वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। अगला सवाल है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? हम अभी आपको बताए हैं कि अनुबंधित मजदूर को, यानी कि जिनको एक एग्रीमेंट के द्वारा अंग्रेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर जबरदस्ती मजदूरी करवाते थे, उसको हम गिरमिटिया मजदूर कहते थे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? दोस्तों महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? दोस्तों यह कथन है मार्टिन लूथर की, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो दोस्तों सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? दोस्तों कागज का आविष्कार चीन में ही हुआ था, इसी के कारण मुद्रण का जो प्रचलन है सबसे पहले चीन में ही हुआ। अगला सवाल है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? दोस्तों इसके प्रकाशक थे सचिदानंद सिन्हा। हम सचिदानंद सिन्हा की बात करें दोस्तों तो ये हमारे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी थे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? देखिए तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकाफ विख्यात है। देखिए क्यों? क्योंकि जब 1823 ईस्वी में भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसी समय जो राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो दोस्तों उसके बाद भारतीय भाषा में अब अखबार छपना बंद हो गया। लेकिन जब 1835 में चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल बना तो इसने प्रेस पर से सारा प्रतिबंध खत्म कर दिया और बोला कि आप जिस भाषा में भी चाहे आराम से पत्रिका का संपादन कर सकते हैं। इसलिए इसको भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? दोस्तों इसका सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। यह गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह माना जाता है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो अंग्रेजों ने वहाँ पर तिनकटिया पद्धति चला रखी थी कि किसानों से वहाँ पर ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और किसान वहाँ पर नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से जो वहाँ की भूमि है वो बंजर हो जाती है और अन्य किसी फसल के लायक नहीं रह जाती है। लेकिन अंग्रेज वहाँ पर ज़बरदस्ती इसकी खेती करवा रहे थे, जिसके बाद वहाँ के एक किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से रिक्वेस्ट किए कि आप चंपारण आइए और इन किसानों की समस्याओं का समाधान कराइए। गांधी जी इसके बाद चंपारण आए। अंग्रेजों के प्रति इन्होंने किसानों का जो मुद्दा था उसको रखा, जिसके बाद वहाँ पर गांधी जी सत्याग्रह किए और किसानों को नील की खेती से छुटकारा दिलवाए और यह इनका सबसे पहला सत्याग्रह था जिसमें वो सफल हुए थे। अगला सवाल है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? तो मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए इसको स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है स्वेज नहर को व्यापार के लिए कब खोला गया? दोस्तों इसको खोला गया था 1869 ईस्वी में। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गांधी जी का जन्म भी 1869 ईस्वी में ही 2 अक्टूबर को हुआ था और स्वेज नहर को व्यापार के लिए कब खोला गया था? तो 1869 में ही। अगला सवाल है पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम आपको पता ही होगा कि पाटलिपुत्र है, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है, नाम से ही इसमें यूरो छुपा हुआ है, याद रखिएगा। अगला सवाल है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? दोस्तों मेजनी कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? दोस्तों यह हुआ था 1861 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है।
53 नंबर सवाल है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप जरूर याद कीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और पंजाब के जालियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है, लोग सभा कर रहे थे, क्योंकि ये जानकारी जो है अंग्रेज को कोई दे दिया। और वो अंग्रेज कौन था? तो वह था जनरल डायर। जनरल डायर वहाँ पर आया और लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाने लगा, जिसके बाद लगभग हजारों लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं शामिल थे, सारे लोग मारे गए। और इसके बाद जो है वहाँ पर पूरा हाहाकार मच गया। अभी भी आप वहाँ पर जाइएगा जालियांवाला बाग में, तो वहाँ पे गोलियों के निशान मिलेंगे आपको। तो यह एक बहुत ही दर्दनाक घटना था, जिसको मतलब लोग याद भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाला घटना था। तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। आपको बता दें कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से यात्रा शुरू की और वे दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को, और वहां पहुंचने के बाद वे नमक बनाए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किए थे। अगला सवाल है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में की गई थी, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? यह आरंभ हुई थी 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए दोस्तों, अगर गुटेनबर्ग का बात करें तो इसका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और गुटेनबर्ग क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है, यानी कि छापा खाना, उसका आविष्कारक गुटेनबर्ग को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यानी कि फ्रांस में कोई भी हलचल होती है ना, तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता है। ये कथन था मेटरनिक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? देखिए दोस्तों, इसका विघटन हुआ था 1991 ईस्वी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? दोस्तों, तो उसको कोलोन कहते थे। आपको पता होगा कि फ्रांस जो है वियतनाम को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था, यानी कि गुलाम बनाकर रखा था। तो जो वियतनाम के लोग थे वे फ्रांसीसियों को कोलोन कहते थे। 64 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? तो दोस्तों, इसको 1924 ईस्वी में ख़त्म कर दिया गया। क्यों ख़त्म किया गया? क्योंकि इसके बाद तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया और जो खलीफा का पद था उसको ख़त्म कर दिया गया। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों, इसको 1948 ईस्वी में पारित किया गया। मतलब आज़ादी के बाद मजदूरों को स्थिति को सुधारने के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित किया गया। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपको पता होगा औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, जिसके कारण वो लगभग पूरी दुनिया को अपना उपनिवेश बना लिया था और वहाँ पर शासन करता था। 67 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपको पता ही होगा कि जो महानगर होते हैं, बड़े बड़े नगर होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है। अगला सवाल है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो औद्योगिकरण ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में ही हुई थी, तो उसने शहरीकरण की प्रक्रिया को बदल दिया। अगला सवाल है, द कॉमर्स ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखा गया है कार्लिफ के द्वारा।
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस सदी से प्रारंभ हुआ? इसका प्रारंभ 18वीं सदी से ही हुआ और इसी सदी में औद्योगिकरण भी शुरू हुआ। अगला सवाल है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो दोस्तों आलू अकाल की बात करें तो यह आयरलैंड में हुआ था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछता है, अ से आलू, अ से आयरलैंड। अगला सवाल है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो यह पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अंग्रेज जो है एग्रीमेंट के द्वारा यहाँ से मजदूर को ले जाते थे, मॉरिशस जैसे देशों में ले जाकर इनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे। अगला सवाल है, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो ये लगाए थे पुर्तगाली। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? इसको 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। देखिए, इसमें लॉर्ड लिटन ने कहा कि आज के बाद भारतीय भाषाओं में छपने वाला जितना भी अखबार है सारे बंद रहेंगे और कोई भी भारतीय भाषा में अखबार नहीं छपेगा। तो इसी को कहा गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में पारित हुआ। लेकिन जब 1880 में लॉर्ड लिटन हट गया और नया गवर्नर जनरल बना लॉर्ड रिपन। दोस्तों, तो जब लॉर्ड रिपन था वह थोड़ा उदार प्रवृत्ति का था, मतलब अच्छा आदमी था। तो उसने क्या किया कि ये जो प्रतिबंध था उसको 1881 में ख़त्म कर दिया और कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस भाषा में भी चाहें अपना अखबार छाप सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? देखिए, तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठी में किया था। याद रखिएगा, तिलक ने अंग्रेजी में भी समाचार पत्र को छापा था, मराठी में भी छापा था। याद रखिएगा इस बात को। लेकिन जो केसरी था इसका प्रकाशन मराठी में था। अगला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों, इसको बनवाया था राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। यह कहाँ है? तो कंबोडिया में है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। एक बार और आपको बता दें कि कंबोडिया एक हिंद चीन का देश है और हिंद चीन में और कौन से देश हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? यह आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? दोस्तों, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की बात करें तो यह सोवियत संघ का संस्थापक था। याद रखिएगा। अगला सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? देखिए दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो 1918 ईस्वी में रूस और जर्मनी के बीच एक संधि हुई जिसका नाम था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। इस संधि के द्वारा जो रूस है ना, वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो वह था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो दोस्तों, यह 1875 ईस्वी में पूरा हुआ था। याद रखिएगा। अगला सवाल है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। याद रखिएगा इस बात को। यह भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपको हम थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बता दें कि इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। और इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी को। अगला सवाल है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह उड़ीसा में है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो वह व्यवस्था थी प्रगतिशील प्रवृत्ति की, जो व्यवस्था थी उसकी प्रवृत्ति बढ़ी। अगला सवाल है, आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो दोस्तों, वह शासन प्रणाली था फांसीवादी नाजीवादी शासन। याद रखिएगा। अगला सवाल है, मराठा
समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो दोस्तों इसको अंग्रेजी भाषा में छापा गया था। आपको बताए हैं इसके भी संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए तिलक ने अंग्रेजी में भी समाचार पत्र छापा जिसका नाम था मराठा, और केसरी का संपादन इन्होंने मराठी भाषा में किया था। याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है जापानी मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो वो हुई, सबसे पहली अभिव्यक्ति की बात करें तो वह हुई थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। अगला सवाल है एड्रियानोपुल की संधि 1829 किन देशों के बीच हुई? तो दोस्तों यह हुआ था तुर्की और रूस के बीच, जिसके बाद तुर्की और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हुई थी। 90 नंबर क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो दोस्तों वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आपको बता दें कि काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल इटली के एकीकरण से संबंधित है। याद रखिएगा इस बात को। और इटली के एकीकरण करने के लिए ही काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और जैसे ही इटली का एकीकरण हो गया तो विक्टर इमैनुअल इटली का मतलब जो दोबारा एकीकरण के बाद इटली बना उसका पहला राजा भी बना था। याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति अगर रूस का एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो रूस में लेनिन ने लागू किया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रूस की संसद को क्या कहते हैं? दोस्तों रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। भारत की संसद को संसद कहते हैं, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। और जापान की संसद को डाइट कहते हैं। अगला सवाल है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों हो ची मिन्ह वियतनाम के एक राष्ट्रवादी आंदोलनकारी थे और इसका मतलब होता है पथ प्रदर्शक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? दोस्तों यह एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। यह वियतनाम में हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता यानी कि दिल्ली पैक्ट जिसको कहा जाता है किस वर्ष हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इस पर सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था दिल्ली में। देखिए दोस्तों इस समझौता में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसमें कुछ गांधी जी के शर्तों को इरविन माना था और गांधी जी कुछ इरविन के शर्तों को माने थे। तो गांधी जी किस किस बात को माने थे कि हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहीं पर स्थगित करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, स्थगित करेंगे। इरविन किन बातों को माना था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन लोगों की नौकरियां गई है हम उनको दोबारा उस पर रखेंगे। आप लोग चाहें तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे विवादास्पद जो बात रही वो ये थी कि इरविन यह बात नहीं माना कि हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को माफ़ करेंगे, क्योंकि वो कहता था कि हम उन्हीं कैदियों को छोड़ेंगे जो हिंसक न हो। और इरविन के अनुसार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हिंसक अपराधी थे जिसके कारण वो इनको नहीं छोड़ा। गांधी जी ने रिक्वेस्ट भी किया लेकिन इरविन इस बात पर सहमत नहीं हुआ। तो यह गांधी इरविन पैक्ट पर लगा हुआ सबसे बड़ा धब्बा है। चलिए तो यह हुआ था 1931 ईस्वी में 5 मार्च के दिन। अगला सवाल है रंपा विद्रोह कब हुआ? हम आपको बताए हैं कि यह 1916 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? सबसे पहले जूट मिल 1917 ईस्वी में बंगाल के कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है तख्त श्री हरमिंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह पटना में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल है अमेरिका का राष्ट्रपति न्यू डील किसने लागू की? तो दोस्तों वह राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, याद रखिएगा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो उनका नाम था वाशिंगटन। ये सवाल भी पूछ देता है। अगला सवाल है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की?
दोस्तों गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल की छपाई की थी। गुटेनबर्ग कहाँ का था? तो जर्मनी का था और इसने छापाखाना का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब किया गया था? दोस्तों वह किया गया था 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो उस समय के आंकड़ों के अनुसार 20 रुपये था। चलिए अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कितना लगाया था? अभी अभी हम बताए हैं कि 1868 में उन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, जिसमें वो 20 रुपये था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, गरीबी के कुचक्र की धारणा को किसने बतलाया था? यह बतलाया था मार्शल ने। यह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अगला सवाल है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, आप जितना कमाए और उसमें से जो खर्च कर दिए उसके बाद जो बचा उसको क्या कहेंगे? बचत कहेंगे। जाहिर सी बात है। मान लीजिए आपकी आमदनी 10,000 रुपये है, आप इसमें से 5,000 उपभोग यानी कि खर्च कर दिए, तो जो 5,000 बचा वो क्या होगा? बचत होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, साख यानी कि क्रेडिट का मुख्य आधार क्या है? देखिए दोस्तों, इसका मुख्य आधार है विश्वास, यानी कि आप पर जितना ज़्यादा विश्वास होगा उतना ज़्यादा आपका क्रेडिट रहेगा। अगला सवाल है, भारत में सहकारिता का प्रांतीय विषय कब बना? देखिए दोस्तों, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया था 1919 ईस्वी में। देखिए, जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, तो उसी समय जो सहकारिता है इसको राज्य सूची में यानी कि प्रांतीय विषय में डाल दिया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वह है 196, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है, मैकलन समिति कब बनाई? देखिए दोस्तों, मैकलन समिति की बात करें तो इसको 1914 ईस्वी में बनाया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? देखिए, तो सैन्य सेवा तो सरकारी है, वित्त सेवा भी सरकारी है, रेल सेवा भी सरकारी है, लेकिन मॉल सेवा जो है यह गैर सरकारी है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो इसको 1989 ईस्वी में शुरू किया गया था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछता है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? हम आपको बताए हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व के विकसित देश हैं? चलिए देखते हैं, अमेरिका बिल्कुल, ब्रिटेन भी, जापान भी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसको जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। आपसे UNDP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, वैश्वीकरण के फलस्वरूप 2 देशों के बीच वृद्धि हुई है। दोस्तों आयात में भी और निर्यात में भी, मतलब 2 देश एक दूसरे से सामान लेन देन करना उनके लिए बहुत आसान हो गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। अगला सवाल है, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो सबसे सामान्य तरीका है स्थानीय कंपनियों को खरीदना, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी को थोड़ा समझते हैं। तो वैसी कंपनी
जो एक से ज़्यादा देशों में अपनी कंपनी खोलती है उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उसके बाद जो पार्ले समूह का एक ब्रांड था थम्स अप, इसको अब खरीद लिया है कोका कोला, याद रखिएगा। अब आप थम्स अप खरीदिएगा तो उस पर कोका कोला थम्स अप लिखा रहता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसकी घोषणा 1986 ईस्वी में की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए और उसके अधिकारों को याद दिलाने के लिए। अगला सवाल है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, तो कृषि उत्पादों के लिए एग मार्क का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, और हॉलमार्क का सोना के लिए। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब बना? देखिए 2005 ईस्वी में भारत में सूचना का अधिकार कानून बना था, क्योंकि राजस्थान में एक आंदोलन हुआ जिसमें लोगों ने यह मांग किया कि हमारे लिए जो सरकार काम कर रही है, हमारे लिए जो पैसा हम पर खर्च किया जा रहा है, हमें हक है कि क्या वो पैसा हम पर सही से खर्च हो पा रहा है और किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो हमें हक है कि हम उसके बारे में जितनी भी सूचना है उसको जानें। तो इसके लिए सरकार को 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार कानून बनाना पड़ा। अगला सवाल है, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? तो दोस्तों इसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को रखा गया है, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग को और तृतीयक क्षेत्र में सेवा को। अगला सवाल है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो दोस्तों यह निश्चित रूप से प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। अगला सवाल है, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? देखिए तो बिहार में खाद्य फसलें भी उत्पादन की जाती है और व्यावसायिक फसलें भी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होती है वह कहलाता है? तो उसको हम अविकसित कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। और जिसका प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है वो विकसित होगा, जैसे अमेरिका। अगला सवाल है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है? तो दोस्तों भारत में वह संस्था है सेबी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसको शुरू किया गया था 1907 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? देखिए दोस्तों 1 रुपया का नोट वित्त विभाग भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो उस समय भारत की जो साक्षरता दर थी वह 74.4% थी और सबसे साक्षर राज्य केरल था और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अगले सवाल को देखते हैं, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? देखिए दोस्तों, तो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है, बीमारू राज्य कौन सा नहीं है? देखिए बताते हैं, बीमारू में BI से होता है बिहार, उसके बाद MA से होता है मध्य प्रदेश, R से होता है राजस्थान और U से होता है उड़ीसा। अब देख लीजिए इसमें कर्नाटका नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? देखिए वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के बाकी सारे देशों के साथ जोड़ देना, यानी कि अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसका मुख्यालय जेनेवा में है और जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है और इसको 1 जनवरी 1995 ईस्वी को स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है।
अगला सवाल है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने का माध्यम क्या है। तो दोस्तों वो लिखित पत्र द्वारा भी कर सकता है, ईमेल के माध्यम से भी कर सकता है और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी कर सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो दोस्तों वह नंबर है 1800114000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, सूर्य भी है, पेट्रोलियम भी है। सही जवाब हो जाएगा ये सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है मानव पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कितने हैं। तो दोस्तों मानव पूंजी निर्माण के कुल अगर मुख्य घटक की बात करें तो वो 5 है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला सवाल है आर्थिक सुधार भारत में कब शुरू हुआ। तो इसको 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पी नरसिम्हा राव और उन्होंने आर्थिक सुधारों से संबंधित काम किया और उसी समय उन्होंने LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। नरेगा के तहत मजदूरों को साल में कितने दिन काम की गारंटी दी जाती है। तो दोस्तों इसके लिए मजदूरों को साल में 100 दिन काम की गारंटी दी जाती है। नरेगा की बात करें तो इसको 2006 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसको 2009 में मनरेगा कर दिया गया। देखिए 2009 में इसको क्या कर दिया गया, मनरेगा, और 2006 में क्या था, नरेगा। चलिए अब दोनों के फुल फॉर्म को देख लेते हैं। सबसे पहले है नरेगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चलिए पूरा लिखने का जगह नहीं है इसलिए हम आपको बोल के बता दे रहे हैं। और जब हो जाएगा मनरेगा तो एम से हो जाता है महात्मा गांधी। तो 2009 में इसको मनरेगा किया गया, उसके पहले यह नरेगा था। चलिए अब अगले सवाल को देख लेते हैं। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। दोस्तों बिहार की आय में सबसे ज़्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का, यानी कि लोग जो है मजदूरी करके सबसे ज़्यादा अपना आय प्राप्त करते हैं। अगला सवाल है वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। देखिए दोस्तों पहले क्या था कि जब पैसा नहीं था तो क्या होता था कि लोग वस्तु से ही वस्तु को बदल लिया करते थे। ये क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव में पूछता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लिया जाता है उसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो उसमें वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था। जैसे किसी व्यक्ति को चावल चाहिए तो वह किसी के पास अगर गेहूँ है तो उससे क्या करेगा कि अपना गेहूं उसको देगा और उससे चावल लेगा। लेकिन इसमें कठिनाई यह आती थी कि मान लीजिए किसी को चावल चाहिए और आपके पास गेहूं है, तो हो सकता है उसको गेहूं की ज़रूरत ना हो और आपको चावल की ज़रूरत तो है, लेकिन उस प्रकार से बहुत सारा कठिनाई भी आता था, जिसको कैसे दूर किया गया तो मुद्रा के आविष्कार करने के बाद। चलिए अब अगले सवाल को देख लेते हैं। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए भारत में साख पत्र 8 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है। दोस्तों यह दीर्घकालीन ऋण देता है, याद रखिएगा, यानी कि लंबे समय के लिए ऋण देता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। दोस्तों वित्तीय वर्ष शुरू होने की बात करें तो वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। सोने के जेवर पर क्या देखना चाहिए। तो सोने के जेवर पर होल मार्क रहता है, याद रखिएगा, और एग मार्क खाने की चीज़ों पर। अगला सवाल है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। देखिए भारत में मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। आपको हम बता देते हैं समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि जहां पर पूंजी लगाने का जो अधिकार है केवल सरकार के पास हो तो समाजवादी। पूंजीवादी का मतलब हुआ कि जहां पूंजी लगाने का जो अधिकार है वह केवल पूंजीपति वर्ग के पास हो
तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन जहाँ पर पूंजी लगाने का अधिकार सरकार और पूंजीपति दोनों के पास हो तो उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, और यही अर्थव्यवस्था भारत में है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1949 ईस्वी में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो देखिए ये आर्थिक दृष्टिकोण से सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त तीनों। अगला सवाल है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्शल का, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। और आप भी देखते होंगे कि अगर दुनिया अभी इतनी आगे बढ़ी है तो इसमें मुद्रा का बहुत योगदान है, क्योंकि अगर वस्तु विनिमय प्रणाली होती तो विनिमय करने में बहुत कठिनाई अभी भी होती। अगले सवाल को देख लेते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? दोस्तों आपको हम बताए हैं कि योजना आयोग के स्थान पर अभी नीति आयोग बनाया गया है, और योजना आयोग को 2015 में ख़त्म किया गया, जिसके स्थान पर NITI यानी कि नीति आयोग बनाया गया, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देखिए इसकी गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, तीसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? देखिए दोस्तों, जो देश विकासशील हैं उनको तीसरी दुनिया कहा जाता है, याद रखिएगा, जैसे कि भारत। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ? तो इसका गठन किया गया था 1951 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? देखिए दोस्तों, तो विकसित देशों में प्रयोग किया जाता है आर्थिक वृद्धि का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है, आप भी देखते होंगे, जो ATM कार्ड होता है वह प्लास्टिक ही है, लेकिन वह एक प्रकार का मुद्रा भी तो है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ATM कार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। मुद्रा वह है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह कौन कहा था? तो यह कथन है मार्शल का ही, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों, स्वीडन की मुद्रा क्रोना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डॉलर की बात करें तो अमेरिका की मुद्रा है, पाउंड की बात करें तो ब्रिटेन की मुद्रा है, यूरो की बात करें तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। अगला सवाल है, साख के मुख्य अंग हैं। देखिए साख का मुख्य अंग है ऋण की अवधि बिल्कुल, ऋणी का विश्वास बिल्कुल, ऋण लौटाने की क्षमता बिल्कुल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए दोस्तों, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया जाता है, हम पहले भी बताए हैं। अगला सवाल है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो इसकी स्थापना की गई थी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला सवाल है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कितनी शाखाएं हैं पुराने आंकड़ों के अनुसार? तो दोस्तों वह है 521, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना 1935 में हुई। पूछिए कैसे? क्योंकि जब 1935 ईस्वी में भारत सुधार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम आया तो उसी के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 164 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला व्यावसायिक बैंक कौन सा था? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो वह था अवध कमर्शियल बैंक, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, बिहार में वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत स्रोत कौन सा है? देखिए दोस्तों, तो वह है व्यावसायिक बैंक। आप भी जानते हैं कि लोगों को जब पैसा का जरूरत पड़ता है तो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? बैंकों से मिलता है। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विचार किसने दिया था? तो यह विचार दिया था महबूब उल हक ने, यह भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अगला सवाल है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। देखिए
सेवा क्षेत्र की बात करें तो इसमें परिवहन सेवाओं द्वारा बिल्कुल, संचार सेवाएं भी है और वाणिज्य सेवाएं भी है। तो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है छिपी बेरोजगारी यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों यह पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। आइए आपको समझाते हैं कि क्या है छिपी हुई बेरोजगारी। देखिए, जैसे मान लीजिए कृषि कार्य हो रहा है तो उसमें जो काम है 2 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 6-7 लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि लगे हुए हैं। इसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब किसी काम को करने के लिए जितने लोग की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उसी में लगे हुए हैं। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो दोस्तों अधिकांश जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, यानी कि कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। और कृषि को किस में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में। अगला सवाल है आउटसोर्सिंग यानी कि बाह्य स्रोती का सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है? वह है भारत। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, WTO का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार को बढ़ावा देना बिल्कुल, व्यापारिक बाधाओं को हटाना बिल्कुल, और मुक्त व्यापार को सरल बनाना। ये भी सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में 1 जनवरी को की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है नई आर्थिक नीति 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, और उसी समय LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया था। हिंदी में कहें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। अगला सवाल है वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ा था कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र पर। याद रखिएगा। अगला सवाल है उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो आप भी अगर टीवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें ऐड आता है जागो ग्राहक जागो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो वह लगाया जाता है सोना के गहना पर। आप भी सुने होंगे कि जब आप सोना खरीदने जाएंगे तो आप हॉलमार्क जरूर देखें, यह प्रचार भी आता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर की सेवा का समय क्या है? देखिए दोस्तों, तो आप उस पर सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है उपभोक्ता को सामान खरीदते समय क्या जांचना चाहिए? तो उसको वजन और माप बिल्कुल, निर्माण की तिथि बिल्कुल, मूल्य बिल्कुल, यानी कि उपयुक्त तीनों देखना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए दोस्तों, तो किताब के अनुसार छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, तो आप लोग छत्तीसगढ़ को ही मानकर चलिएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सतत विकास का अर्थ है? देखिए, सतत विकास का मतलब है कि हम अपने संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें कि हम भी उसका उपयोग आसानी से कर सकें और हमारे आने वाले नस्ल भी उसका उपयोग कर सके। तो सही जवाब हो जाएगा वर्तमान के साथ भविष्य का भी विकास। अगला सवाल है नरेगा का नाम बदलकर क्या रखा गया? हम आपको बताए हैं कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको बताया है कि 2006 में नरेगा बना, जिसको 2009 में मनरेगा कर दिया गया। बस नरेगा में केवल महात्मा गांधी लगा दिया गया। और इसके ये जो योजना है इसके अनुसार कम से कम 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा साल में। अगला सवाल है बिहार में किस प्रकार की गरीबी सबसे अधिक है? देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है ग्रामीण गरीबी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं। अगला सवाल है बैंक का कार्य नहीं है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं लॉकर सुविधा देना है, साख निर्माण करना भी है, स्वयं सहायता समूह बनाना भी है, वस्तुओं का व्यापार करना बैंक का काम नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? देखिए,
केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है नोट जारी करना, बैंकों का बैंक होना, मौद्रिक नीति बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला? देखिए, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुला था 2 अक्टूबर 1975 को, यानी कि गांधी जी के जन्मदिन के दिन ही 1975 ईस्वी में। अगला सवाल है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करती है? अस्थायी जमा बिल्कुल, चालू जमा बिल्कुल, आवर्ती जमा भी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी स्वीकार करते हैं। अगला सवाल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG में बचत और ऋण संबंधी निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय उसके सदस्य ही लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, बिहार में सहकारिता कोऑपरेशन की मुख्य समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है धन का अभाव बिल्कुल, अकुल प्रबंधन बिल्कुल, राजनीति का हस्तक्षेप ये भी है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को सफेद क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन से जोड़ा जाता है? तो देखिए, इसको दूध के उत्पादन से जोड़ा जाता है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत में आर्थिक नियोजन का कार्य कौन करता है? देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन का काम करता है नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? देखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप लोग जरूर याद करके जाइएगा कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए GNP से क्या घटाया जाता है? तो इससे हम घिसावट को घटा देते हैं, यानी कि अगर शुद्ध निकालना है तो जितनी क्षति हुई है उसको हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा शुद्ध। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, मुद्रा की तरलता का अर्थ क्या है? देखिए, मुद्रा की तरलता का मतलब होता है कि मुद्रा को कितना आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में बदल दे रहे हैं, कि अभी नोट है, कब इसको किस वस्तु में बदल दें, उसके बाद उसको फिर दूसरे वस्तु में बदल दें। यही है मुद्रा की तरलता, यानी कि मुद्रा को वस्तु में तुरंत बदलने की जो क्षमता है यही तरलता कहलाती है। अगला सवाल है, चेक किस प्रकार की मुद्रा है? देखिए, जो चेक है वह ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा इसको कहते हैं। 195 नंबर सवाल है, भारत में उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया कब शुरू हुई? हम आपको बताए हैं कि 1991 ईस्वी में तीनों LPG लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों को 1991 ईस्वी में अपनाया गया था नई आर्थिक नीति के अंतर्गत। अगला सवाल है, कॉल सेंटर किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए, कॉल सेंटर जो है सेवा क्षेत्र है, क्योंकि इसमें लोग सेवा दे रहे हैं। अगला सवाल है, भारत में मॉल संस्कृति का विकास किस कारण हुआ? तो यह वैश्वीकरण के द्वारा हुआ, क्योंकि हम जब विश्व के बहुत सारे देशों में मॉल को देखे तो अपने यहाँ भी मॉल संस्कृति को विकसित कर लिए। अगला सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो दोस्तों, यह 3 स्तरों पर कार्य करती है, पहले केंद्र स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, याद रखिएगा। अगला सवाल है, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए आवश्यक है? हम आपको बताए हैं कि खाद्य तेल और मसालों के लिए एग मार्क और होल मार्क सोना पर। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का अंग है। देखिए, आधारभूत संरचना का मतलब होता है कि जो जरूरी की वस्तुएं हैं, जैसे कि बिजली बिल्कुल, परिवहन, संचार, तीनों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा सोशल साइंस का भी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक समाप्त हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जितने भी ऑब्जेक्टिव पैक हैं, यानी कि सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पैक देखिए, ताकि आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव न छूटे और सारा आप बिल्कुल आसानी से बना लें। आपका वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।